नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। टीजीटी पीजीटी हिंदी और एनटीए नेट के नए पाठ्यक्रम के आधार पर अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम करने वाले हैं राजभाषा हिंदी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। जो कि टॉपिक हमने किया था हिंदी की संवैधानिक स्थिति, उनसे संबंधित आज हम प्रश्न उत्तरों को भी देख लेते हैं। जो टॉपिक हम कंप्लीट कर लेते हैं, साथ साथ उसके प्रश्न उत्तरों को भी करते हुए अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे हैं। तो आज पर की क्लास में प्रश्नों की संख्या थोड़ी अधिक होगी, 40+ प्रश्नों की संख्या होगी। भाई थोड़ी लंबी क्लास हो सकती है, इसलिए लंबी क्लास है, कठिन प्रश्न है और लेकिन महत्वपूर्ण है, परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। यहाँ से 1-2 प्रश्न हमेशा हर परीक्षा में पूछा जाता है, चाहे एनटीए नेट की परीक्षा हो या फिर टीजीटी पीजीटी परीक्षा हो। और ईएमआरएस में तो हिंदी की संवैधानिक स्थिति से संबंधित टॉपिक इंक्लूड किया ही हुआ है। तो ईएमआरएस के लिए तो आज की क्लास अति महत्वपूर्ण सिद्ध होगी, जो कि टीजीटी हिंदी के अंतर्गत ये टॉपिक दिया हुआ है, हिंदी की संवैधानिक स्थिति। उसी से संबंधित आज हम प्रश्नों को करेंगे। तो देख लेते हैं, बढ़ते हैं फर्स्ट प्रश्न की तरफ। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी की घोषणा की गई? कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा भाई संघ की राजभाषा तो हिंदी मानी और लिपि देवनागरी मानी, किस अनुच्छेद के द्वारा मानी गई? ये आप लोगों को पता ही है, मैंने कंटेंट के क्लास में अच्छे से समझाया हुआ है। अनुच्छेद 343 में भारतीय संविधान के संघ की भाषा तो राजभाषा घोषित की गई और हिंदी को देवनागरी लिपि घोषित किया गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में है? राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति का उल्लेख किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो ये बताया गया है 344 अनुच्छेद में। राजभाषा आयोग के गठन का आदेश कब प्रकाशित हुआ? आप लोगों को बताना है कि राजभाषा आयोग के गठन का आदेश कब प्रकाशित हुआ। राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया? मैं आपको बता चुकी हूँ कि 7 जून 1955 को राजभाषा आयोग का एक गठन किया गया। राष्ट्रपति की अध्यक्ष बीजे खेर उसके अध्यक्ष रहे, जिन्होंने राष्ट्रपति की अध्यक्षता में ये किया गया। और देख लेते हैं सबसे मेन बात कि 20 जुलाई 1955 को क्या किया गया? 20 जुलाई 1955 को प्रथम बैठक हुई। भाई आप लोग देखोगे 1955 और 1955, तो 1955 सन आपको याद रहता है, फिर पूछ लेंगे कि अगर कन्फ्यूजन हो जाएगी तो महीने में कि आप लोगों को ये पता नहीं चलेगा। हाँ, सन तो 1955 था, तो राजभाषा आयोग का गठन 1955 में किया गया। तो आंसर आप ए लगा सकते हो परीक्षा में, लेकिन ए गलत हो जाएगा, हमारा आंसर होगा हमारा डी, क्योंकि 7 जून 1955 को राजभाषा आयोग के गठन का आदेश पारित किया गया और 20 जुलाई 1955 को प्रथम बैठक हुई। बात करते हैं 14 सितंबर को, तो आप लोगों को पता ही है हिंदी दिवस मनाया जाता है और संविधान में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया, तो इसलिए हिंदी दिवस मनाया गया है। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4। राजभाषा आयोग की सिफारिशों की जांच के लिए संविधान के अनुच्छेद 344(4) के अनुसार एक समिति का गठन किया गया, जिसमें क्या है? जिसमें देख लेते हैं, जिसमें लोकसभा के 20 सदस्य तथा राज्यसभा के 10 सदस्य हैं। तो सही आंसर हमारा ए ही हो जाएगा। लोकसभा के 20 सदस्य, राज्यसभा के 10 सदस्य, लोकसभा के 20 सदस्य और राज्यसभा के कोई सदस्य नहीं, इसमें राज्यसभा के भी 10 सदस्य लिए गए थे और लोकसभा के 20 सदस्य, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए आंसर हो जाएगा। इसमें लोकसभा के 20 सदस्य और राज्यसभा के 10 सदस्य। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजभाषा आयोग की संस्तुतियों की जांच के लिए समिति की कितनी बैठकें हुई?
तो कितनी बैठकें हुई राजभाषा संस्कृति की जांच के लिए? तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ए, 26 बैठकें हुई। अशोक के समय में राजभाषा थी, आप लोगों को पता ही है, अशोक के समय में जो राजभाषा थी वो कौन सी थी? पाली। लेकिन अगर ये पूछ लिया जाए अशोक के समय में आम जन लोक की भाषा क्या रही, तो वो थी प्राकृत। पहले पाली में रचनाएं लिखी जाती थी, फिर आम जनता को समझाने के लिए प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया अशोक के समय में। क्योंकि हर काल में ऐसा ही होता है, जिसमें साहित्य लिखा जाता है, राजकाज की भाषा और साहित्यिक भाषा अलग रहती है, और आम जो बोलचाल की भाषा है उसमें थोड़ा सा बदलाव हो जाता है, और उसी से हमारी अगली भाषा का विकास हुआ है। जैसे पाली का जो बिगड़ा हुआ रूप आया, फिर वो प्राकृत आया, प्राकृत में साहित्य लिखा जाने लगा, तो फिर थोड़ा सा और उसका बिगड़ा हुआ रूप निकल कर आया अपभ्रंश। इसी तरह धीरे धीरे हिंदी भाषा का विकास हुआ, हिंदी से फिर खड़ी बोली और ये सभी उपबोलियाँ निकल कर आई, जितने भी हिंदुतर भाषाएं रही वे उसके बाद निकल के आई हिंदी के। इसी तरह देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। मुस्लिम शासन में मुहम्मद गोरी से लेकर अकबर तक निम्नलिखित में से कौन सी राजभाषा रही? अब ये पूछा हुआ है कि मुस्लिम शासन में मुहम्मद गोरी से लेकर के अकबर तक की जो राजभाषा है वो कौन सी रही? तो आप लोगों को पता ही है, सही आंसर है हमारा बी, हिंदी। बढ़ते हैं आगे। अकबर के गृह मंत्री टोडरमल के आदेश से निम्नलिखित में से किस भाषा को राजभाषा पद मिला? तो सही आंसर हो जाएगा फारसी से। अकबर के गृह मंत्री टोडरमल के आदेश से फारसी भाषा को राजभाषा का पद मिला। बढ़ते हैं आगे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब तक फारसी को राजभाषा बनाया? ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब तक फारसी को राजभाषा बनाया था? वो बनाया था 1933 ईस्वी तक, 1833 ईस्वी तक। बढ़ते हैं आगे। भारत में अंग्रेज़ों को राजभाषा बनवाने का श्रेय किसे दिया जाता है? भारत में भारत में अंग्रेजी को राजभाषा बनवाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये है हमारे लॉर्ड मैकॉले। सही आंसर हो जाएगा। उर्दू की जगह हिंदी को राजभाषा बनाए जाने के लिए सबसे पहले पत्र व्यवहार किसने किया? उर्दू की जगह हिंदी को राजभाषा बनाए जाने के लिए सबसे पहले पत्र व्यवहार किसने किया था? सही आंसर हो जाएगा हमारा भारतेंदु जी ने। बढ़ते हैं आगे। सभी सभ्य देशों की अदालतों में उसके नागरिकों की बोली और लिपि का प्रयोग किया जाता है। यही ऐसा देश है जहां अदालती भाषा न तो शासकों की मातृभाषा है और न प्रजा की। यह कथन किसका है? किसने कहा यह कथन कि सभी सभ्य देशों में जो अदालतों में उनके नागरिकों की बोली या लिपि का प्रयोग किया जाता है, लेकिन ऐसा भारत के बारे में बोला हुआ है कि यही एक ऐसा देश है कि यहाँ अदालती भाषा न तो शासकों की मातृभाषा है और न ही प्रजा की। तो ये किसने कहा? ये कहा, सही आंसर हो जाएगा हमारा डी, भारतेंदु जी ने। निम्नलिखित में से किसके प्रयत्नों से राजभाषा के रूप में हिंदी को उर्दू के समान अधिकार मिला? किसके प्रयत्नों से राजभाषा के रूप में हिंदी को उर्दू के समान अधिकार मिला? तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ए, मदन मोहन मालवीय जी के प्रयासों से। बढ़ते हैं आगे। राजभाषा किसी देश की एकता को कश्मीर से कन्याकुमारी तक अधिक सुदृढ़ बना सकेगी। ये कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? राजभाषा हिंदी देश की एकता को कश्मीर से कन्याकुमारी तक अधिक सुदृढ़ बना सकेगी। तो ये कथन किन्होंने कहा? ये कहा
राजेंद्र प्रसाद ने, जो कि पूर्व राष्ट्रपति हुए हैं, जिनकी समय में राजभाषा आयोग का भी गठन किया गया था। बीजे खेर उनके अध्यक्ष बनाए गए। बढ़ते हैं आगे। भारत के संविधान में हिंदी को मान्यता कब प्रदान की गई? आप लोगों को पता ही है, 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान में हिंदी को मान्यता, राजभाषा के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। बढ़ते हैं आगे। भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? वैसे आप लोगों को पता ही है, हमने पिछली क्लास में किया ही था। 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। पहले सबसे पहले 14 भाषाएं थी, फिर एक और जोड़ी, फिर 3 जोड़ी, फिर उसके बाद 4 और जोड़ दी गई। तो देख लेंगे आगे प्रश्न आएंगे कौन कौन सी भाषा किस संशोधन में जोड़ी गई। तो सभी प्रश्नों को हम अच्छे से करते हुए चल रहे हैं। तो संविधान की धारा 120 के अनुसार, संविधान की धारा 120 के अनुसार संसद में कार्य लोकसभा की इच्छानुसार किसी भी भाषा में किया जाएगा। जो संविधान की धारा 120 के अनुसार संसद में जो कार्य होंगे वे कैसे किए जाएंगे देख लेते हैं एक बार। लोकसभा अध्यक्ष की इच्छानुसार किसी भी भाषा में किया जाएगा, केवल हिंदी में किया जाएगा, केवल अंग्रेजी में किया जाएगा, या हिंदी या अंग्रेजी दोनों में किया जाएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी। जो संविधान की धारा 120 के अनुसार जो संसद में जो कार्य होंगे वे हिंदी और अंग्रेजी दोनों में किए जाएंगे। बढ़ते हैं आगे। राजभाषा अधिनियम कब पारित हुआ? तो सही आंसर हो जाएगा हमारा बी। राजभाषा अधिनियम कब पारित हुआ? 25 अप्रैल व 7 मई 1963 को राजभाषा अधिनियम पारित हुआ। राजभाषा अधिनियम 1963 कब संशोधित किया गया? उसके बाद फिर संशोधन हुआ इसमें। कब संशोधित किया गया? 1967 ईस्वी में। राजभाषा अधिनियम 1976 के अनुसार देश भर के केंद्रीय सरकारी कार्यालयों को 3 वर्गों में बांटा गया। तो कौन से 3 वर्ग हो गए? किस वर्ग में आते हैं कौन कौन से राज्य? ये हमारे आएंगे डी आंसर। कै, ख और ग सभी राज्यों को 3 वर्गों में बांट दिया गया। राजभाषा नियम 1976 के अनुसार देश के किसी भी भाग में कहीं से प्राप्त हिंदी पत्र का जवाब देना होगा तो वह किस भाषा में देना होगा? 1976 के अनुसार देश के किसी भी भाग में कहीं से प्राप्त हिंदी पत्रों का जवाब देना होगा हिंदी में। राजभाषा नियम 1976 के अनुसार यदि किसी आवेदन पत्र या अपील आवेदक के हस्ताक्षर हिंदी में है तो उस पत्र का उत्तर किस भाषा में दिया जाएगा? अगर हस्ताक्षर हिंदी में है तो उस पत्र का उत्तर भी हिंदी में ही दिया जाएगा। बढ़ते हैं आगे। राजभाषा नियम 1976 के अनुसार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के कार्यालयों को पत्रादि अंग्रेजी में भेजने का निर्देश दिया गया है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ग। कि सभी राज्यों को 3 भागों में बांटा हुआ है। तो कै, ख और ग। जो ग भाग क्षेत्र के कार्यालयों में जो पत्र व्यवहार होता है वो अंग्रेजी में भेजने का निर्देश दिया गया है 1976 के अनुसार। कै भाग के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? कै भाग के अंतर्गत जो आएंगे हमारे राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली, बिहार, राजस्थान, झारखंड, ये सभी कै वर्ग के क्षेत्र में आएंगे। और ख वर्ग के क्षेत्र में हमारे आ जाएंगे पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार, ये सभी क्षेत्र हमारे ख के अंतर्गत आएंगे। और ग के अंतर्गत बंगला, उड़िया, जहाँ अंग्रेजी भाषा का अधिक प्रयोग होता है
बंगला, उड़िया, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र आदि जो है वे आ जाएंगे गय क्षेत्र के अंतर्गत। बढ़ते हैं आगे। राजभाषा नियम 1976 के अनुसार ख वर्ग के कार्यालयों में पत्र व्यवहार संबंधी निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। कथन देख लेते एक बार। सामान्य हिंदी में पत्र भेजे जाए, ख वर्ग के लिए बिल्कुल सही है। यदि कोई पत्र अंग्रेजी में जाए तो उसका हिंदी अनुवाद अवश्य संकलन किया जाएगा, ये भी बिल्कुल सही है। यदि कोई कार्यालय अन्य भाषा में पत्र व्यवहार चाहे तो उस पत्र के साथ उसका हिंदी अनुवाद भेजा जाए, ये भी बिल्कुल सही है। किसी भी पत्र का अंग्रेजी अनुवाद न भेजा जाए, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये गलत है। असत्य पूछा हुआ है भाई इसमें, तो आप तीनों ऑप्शनों को अच्छे से पढ़कर समझकर आप देख सकते हो। राजभाषा नियम 1976 के अनुसार किस वर्ग के कार्यालय को हिंदी में पत्र भेजे जाए। यदि परिस्थितिवश अंग्रेजी में पत्र भेजना आवश्यक हो तो उसका हिंदी अनुवाद भी भेजा जाएगा। तो ये किस वर्ग के में लागू होता है, तो ये है हमारा सही आंसर हो जाएगा ए, क वर्ग के क्षेत्र के अंतर्गत ये किया जाता है कि हिंदी का अनुवाद अवश्य भेजा जाएगा पत्र व्यवहार के साथ, क्योंकि हिंदी क्षेत्र है ये। बढ़ते हैं आगे। केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो संबंधित है, किससे संबंधित है केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो। केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो संबंधित है हमारे गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग से। बढ़ते हैं आगे। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, ये आप लोगों को पता ही है। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे बाल गंगाधर खरे। 7 जुलाई 1955 को इसका गठन बनाई गई है। संविधान का अनुच्छेद 1945 किस में संबंधित है। संविधान का अनुच्छेद 1945 है राज्य के प्रयुक्त होने वाली भाषाओं में से किसी एक या अनेक या हिंदी को अंगीकृत करने से, ये हमारा भी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। एक राज्य तथा दूसरे राज्य के मध्य तथा राज्य एवं संघ के मध्य संचार की वही भाषा होगी, उस समय संघ की राजभाषा होगी। किसका उल्लेख है, किस में उल्लेख ये किया गया है कि एक राज्य तथा दूसरे राज्य के मध्य तथा राज्य व संघ के मध्य संचार की वही भाषा होगी जो उस समय संघ की राजभाषा होगी। ये उल्लेख किया गया है किस अनुच्छेद में, किस में, तो सही आंसर हो जाएगा हमारा 346 में। ये पूछ लेते हैं, ये थोड़े से ये डेफिनेशन है, इनमें पूछ लेते कि अनुच्छेद 346 में क्या कहा गया, 344 में क्या कहा गया, 345 में भाषा संबंधी जितने भी अनुच्छेद हैं हमारे 343 से 351 तक, इनमें अलग अलग जो कथन कहे गए, जो बात रखी गई, वे हिंदी से संबंधित परीक्षा में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो इसलिए मैंने पहले ही बोला था कि आज की क्लास आपको थोड़ी सी डिफ़िकल्ट लगेगी। थोड़ा सा अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ रखा है तो थोड़ा सा लगेगा कि हाँ कठिन है, लेकिन क्वेश्चन सभी के सभी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि परीक्षा में 1-2 प्रश्न हमेशा यहाँ से पूछ लिया जाता है। और ये नहीं है कि इनमें से ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इनसे सभी अनुच्छेद अपने आप में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, इम्पोर्टेंट है। सभी जितनी राजभाषा से संबंधित प्रश्न बनते हैं, देवनागरी लिपि से संबंधित प्रश्न बनते हैं, देवनागरी लिपि से संबंधित भी प्रश्नों को मैं लेकर के आऊँगी। तो हिंदी की संवैधानिक स्थिति से संबंधित आज मैंने प्रश्नों को इसमें इंक्लूड किया है। तो अगली क्लास में देवनागरी लिपि से संबंधित प्रश्नों को हम करेंगे। बढ़ते हैं आगे। भाई वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कर दिया करो प्लीज़। लाइक से ही, आपके लाइक से और कमेंट से ही मोटिवेशन मिलता है, ताकि मैं अगली क्लास और अच्छे से बना पाऊँ। तो बढ़ते हैं आगे। संविधान के अनुच्छेद 347 में उल्लेखित क्या है। संविधान के 347 में उल्लेखित कि राजभाषा संबंधी आयोग और समिति
संघ में प्रयोग की जाने वाली भाषा, केंद्र के कर्मचारियों के लिए हिंदी का परीक्षण, या किसी राज्य की जनसंख्या के पर्याप्त भाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा डी, किसी राज्य की जनसंख्या के पर्याप्त भाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध किस में दिया गया है? अनुच्छेद 347 में। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उच्चतम न्यायालय जब उच्च न्यायालयों और अधिनियमों, विधेयकों आदि के प्रयोग के लिए की जाने वाली भाषा का उल्लेख है, तो किस में उल्लेख है? उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालयों और अधिनियमों, विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो वो किया गया है 348 अनुच्छेद में। भाषा संबंधी विधियों को अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? आप ये इन कोटेशनों को बार बार पढ़ सकते हो, बार बार इन वाक्यों को पढ़ सकते हो, ताकि आपको ये समझ हो जाए कि इस अनुच्छेद में इस चीज़ का उल्लेख किया गया है, इसमें इस चीज़ का उल्लेख किया गया है। तो भाषा संबंधी विधियों और अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा हमारा सी, 349 में इसका उल्लेख किया गया है। बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से संविधान के किस अनुच्छेद में शिकायतों को दूर करने के अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा का किस में उल्लेख किया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा हमारा 350 में। बढ़ते हैं आगे। संविधान के अनुच्छेद 350 क में किसका उल्लेख किया गया है? तो 350 क ए में किसका उल्लेख किया गया है? जब शिक्षा में हिंदी शोध कार्य में प्रोत्साहन या फिर हिंदी की व्यापक हेतु राजकीय प्रयत्न या फिर राज्य भाषा आयोग और संसद की समिति। तो सही आंसर है हमारा प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं, ये किस में बताई गई है? ये 50 क में बताया गया है। बढ़ते हैं आगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी की राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति का उल्लेख किया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा हमारा बी, 350 ख में ये बताया गया है। बढ़ते हैं आगे। संविधान के किस अनुच्छेद में 351 में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख किया गया है? तो इसमें पूछा हुआ है 351 में किसका उल्लेख किया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा हमारा हिंदी भाषा के विकास के निर्देश दिए गए हैं किस अनुच्छेद में? 351 में। बढ़ते हैं आगे। केंद्रीय हिंदी समिति के पदेन अध्यक्ष कौन रहे? तो केंद्रीय हिंदी समिति के पदेन अध्यक्ष कौन थे? कौन होते हैं यानी कि? बढ़ते हैं, सॉरी भाई क्या बोल रही हूँ मैं, प्रधानमंत्री। केंद्रीय हिंदी समिति के पदेन अध्यक्ष है प्रधानमंत्री। बढ़ते हैं आगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कै क्षेत्र का राज्य है? कै क्षेत्र का राज्य पूछा हुआ है कि इनमें से कै क्षेत्र का राज्य कौन सा है? मैंने आपको बताया था दिल्ली, हरियाणा, ये कै क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो कै क्षेत्र का राज्य कौन सा हो जाएगा? दिल्ली। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, बिहार, राजस्थान, ये सभी कै क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। भारत की राजभाषा है। भारत की राजभाषा क्या है?
तो भारत की राजभाषा हिंदी और अंग्रेजी दोनों है। एक परीक्षा में पूछा भी गया है ये DSSB के अंतर्गत। तो इसमें बच्चों ने ऑब्जेक्शन भी लगाया हुआ था कि सही आंसर क्या हिंदी होगा, केवल हिंदी नहीं, हिंदी और अंग्रेजी दोनों होगा। बोर्ड ने हिंदी और अंग्रेजी दोनों को ही सही आंसर माना था। तो बढ़ते हैं आगे। केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों को हिंदी सिखाने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई? तो केंद्रीय सरकार ने कर्मचारियों को हिंदी सिखाने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई? तो हिंदी शिक्षण योजना को शुरू किया था। निम्नलिखित में से कौन सा नगर ख क्षेत्र में है? तो ख क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा नगर आता है? आप लोगों को पता ही है, अभी बताया था थोड़ी देर पहले मैंने। पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, चंडीगढ़, ये सभी क्षेत्र हमारे ख क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा अहमदाबाद। बढ़ते हैं आगे। अष्टम अनुसूची में अंग्रेजी को सम्मिलित करने के लिए निजी बिल किसने प्रस्तुत किया? 8वीं अनुसूची में अंग्रेजी को सम्मिलित करने के लिए जो निजी बिल है वो किसने प्रस्तुत किया था? सही आंसर हो जाएगा हमारा फ्रैंक एंथनी जी ने। बढ़ते हैं आगे। संविधान के 92वें संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा कितनी भाषाओं को भारतीय भाषाओं में सम्मिलित किया गया? आप लोगों को पता ही है, 4 भाषाओं को संविधान के 92वें संशोधन में सम्मिलित किया गया। कौन कौन सी 4 भाषाएं थी वे? मैथिली, डोगरी, बोडो और संथाली। बढ़ते हैं आगे। संविधान के 71वें संशोधन अधिनियम द्वारा अष्टम अनुसूची में निम्नलिखित में से किन भाषाओं को सम्मिलित किया गया? तो 71वें संशोधन 92वें में तो 4 को शामिल किया गया था। कौन कौन सी? मैथिली, डोगरी, बोडो और संथाली। और 71वें संशोधन के अंतर्गत जो कि 1992 में हुआ उसमें 3 भाषाओं को शामिल किया गया। कौन सी? नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। मैंने आपको ट्रिक भी बता रखी है, नमक न से नेपाली, मैं से मणिपुरी, कैसे कोंकणी। तो इनको 71वें संशोधन में शामिल किया गया। और 21वें संशोधन के अंतर्गत एक ही भाषा को शामिल किया गया था, सिंधी को, जो कि 1967 ईस्वी में ये संशोधन हुआ था। सबसे पहले 21वें संशोधन में एक भाषा को, सिंधी को, फिर उसके बाद 71वें संशोधन में 3 भाषाएं और जोड़ दी गई, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, जो कि 1992 में हुआ था। फिर 2003 के अंतर्गत 4 भाषाओं को और जोड़ दिया गया। इस तरह कुल मिलाकर 22 भाषाएं हो गई। 92वें संशोधन में मैथिली, डोगरी और बोडो संथाली को और जोड़ दिया गया। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी अष्टम अनुसूची में सम्मिलित नहीं है? जो कौन सी भाषा इसमें 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? सिंधी है, आपको पता ही है, 21वें संशोधन में जोड़ दी गई थी। पहले 14 भाषाएं थी, फिर 15 हो गई थी। उसके बाद कोंकणी भी है, देखी है हमने कि 71वें संशोधन में जोड़ी गई। मैथिली जो 92वां संशोधन हुआ उसमें जोड़ी गई। मगही को कहीं नहीं जोड़ा गया। ये 8वीं अनुसूची में शामिल भाषा नहीं है। बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से किस राज्य की राजभाषा हिंदी नहीं है? तो इसमें ये पूछा हुआ है किस राज्य की जो राजभाषा है वो हिंदी नहीं है। आप लोगों को पता है जो गैर क्षेत्र के अंतर्गत जो राज्य रखे गए उनकी भाषा हिंदी नहीं थी। तो देख लेते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा 47 का ए, तमिलनाडु जो है गैर क्षेत्र में रखा गया था। तो इनकी भाषा हिंदी नहीं है। तो इस तरह हमने देखा हिंदी की संवैधानिक स्थिति से संबंधित 47 क्वेश्चनों को हमने कर लिया। इसके बाद हम करेंगे देवनागरी लिपि के विकास से संबंधित प्रश्नों को। वीडियो अच्छी लगी आपको तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करके ये भी बताना आपको क्लास कैसी लगी। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू, धन्यवाद।